हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर ये 415 चैप्टर लास्ट वाला टॉपिक था, उसका एंड हो जाएगा। इसके बाद ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, के लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जो है इलेक्ट्रिक पावर कैसे सप्लाई की जाती है। तो ये होता है कि इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द आउटपुट पावर इज़ नियरली इक्वल टू द इनपुट पावर। यानी एक आइडियल ट्रांसफार्मर जो है ना, उसमें जो है ना आउटपुट पावर जो है वो इनपुट के इक्वल होती है। वाइल फॉर एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर यानी एक असल में, ये तो आइडियल तो कभी कभी होता है ना पॉसिबल। एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द आउटपुट पावर इज़ ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर ड्यू टू पावर लॉसेस। के वहाँ से जो पावर स्टेशन से पावर सप्लाई की जाती है वो इट इज़ ऑलवेज लेस दैन द इट इज़ ऑलवेज, यानी जो हमें आउटपुट में पावर मिलती है, द आउटपुट पावर इज़ ऑलवेज लेस दैन द इनपुट पावर ड्यू टू पावर लॉसेस। के रास्ते में पावर लॉसेस की वजह से वो कैसे होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर इन आ ट्रांसफार्मर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स। यानी पावर ट्रांसमिशन इन आ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। पावर फॉर्मिंग इन एन पावर ट्रांसफॉर्मेशन इन आ ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए कि इलेक्ट्रिकल पावर इन आ ट्रांसफार्मर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल की। यानी क्या किया जाता है कि इनपुट पावर किसको दी जाती है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को। वहाँ से पावर कहाँ ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में। यानी प्राइमरी कॉइल में कोर के ऊपर ऐसे लिपटी होती है, प्राइमरी कॉइल से पावर ट्रांसमिट होगी टू द सेकेंडरी कॉइल, यानी इस तरह। प्राइमरी से सेकेंडरी में। तो ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स द, यानी इसमें प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होता है जिसकी वजह से इसमें से करंट कम ज़्यादा बढ़ाया जाए तो फ्लक्स चेंज होगा। तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर पावर ट्रांसमिशन इज एन, वो क्या होगा उसमें कि वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। हमारे पास रिलेशन है ना, वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू, ट्रांसफार्मर का रिलेशन वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी। हमने ड्राइव किया था आई एस ओवर आई पी के। तो हमारे पास क्या होगा, वी पी, इसी को इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये आ जाएगा वी पी इंटू आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। यानी कि we have principle for an ideal transformer, principle for transmission of power is as under पावर इनपुट क्या है कि ये क्या है, वी पी आई पी प्रोडक्ट क्या है, ये पावर है, ये है इनपुट पावर, ये क्या है आउटपुट पावर। यानी कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो दिस शोज दैट दिस रिलेशन शोज दैट करंट्स आर inversely proportional to the, यानी currents are inversely proportional to the voltages। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि करंट्स आर, ये तो है ना पावर का वी पी आई पी, वी पी इंटू आई पी, ये क्या है पावर, इनपुट पावर जो प्राइमरी को दी जाती है। और कि आई पी अगर उसके अकॉर्डिंग करंट हो प्राइमरी के थ्रू, वी पी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो इसके एंड के क्रॉस प्राइमरी कॉइल के ट्रांसफार्मर की के, तो देन इनपुट पावर किसके इक्वल होगी, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट।
और इसी तरह आउटपुट पावर क्या होगी, जो इसके क्रॉस इनपुट आउटपुट जो है इंड्यूस ईएमएफ होगी वो मल्टीप्लाइड बाय इसके क्रॉस करंट सेकेंडरी के। तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू द आउटपुट पावर, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो इससे अगर हम ये ट्राई करें वी पी ओवर वी एस, यानी वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू किसके होता है, आई एस ओवर आई पी के। तो ये क्या शो कर रहा है कि वोल्टेजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट्स, कि वो वी पी देखें ना, ये इधर डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर है कि वोल्टेज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि अगर प्राइमरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट कम होगा, करंट रिड्यूस होगा। इसी तरह ये जो है कि ये शो कर रहा है कि वी एस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एस। So this shows that currents are inversely proportional to the voltages. Therefore, in a step-up transformer, यानी step up transformer में जिसमें हमने पावर को बढ़ा के देना है, when Vs increases, Vs increase होता है तो करंट Ip डिक्रीज होता है। यानी इसमें देखें कि अगर V स्टेप अप ट्रांसफार्मर है हमारे पास, इसकी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, तो क्या होगा कि वी एस के बढ़ने से क्या वी एस ही बढ़ेगा ना। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा के देता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के देता है। तो इस केस में जब वी एस बढ़ेगा, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में वी एस इंक्रीज़ हुआ, तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या शो करती है, ये चीज़ तो इसके बराबर रहनी चाहिए, आउटपुट पावर तो इनपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इधर वी एस बढ़ रहा है तो इट मीन्स के फिर वी एस बढ़ रहा है तो आई एस जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, कि वी एस अगर वी एस इंक्रीजेज तो आई एस डिक्रीज़ होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वो आउटपुट को वोल्टेज को बढ़ाएगा, उसमें आउटपुट वोल्टेज बढ़ती है, लेकिन करंट जो है वो, चूँकि हमें ये प्रोडक्ट वी एस इंटू आई एस को कांस्टेंट रखना है, इसके इक्वल होना, ये तो चेंज हो नहीं रहा, ये तो वही है ना, इनपुट पावर तो वही है जो हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वी पी भी कांस्टेंट है, आई पी भी वही है, तो चेंज तो ये हो सकता है ना, वी एस यानी इसके आउटपुट पावर जब आउटपुट वोल्टेज जब वो चेंज हो सकती है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, वो इंक्रीज़ करके, तो इसको तो हमने बढ़ाना है, चेंज करना है। तो अगर वी एस चेंज हो, इंक्रीज़ हो तो इट मीन्स कि फिर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रखने के लिए, इस इक्वेशन को ट्रू रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होगा, आई एस डिक्रीज़ होगा। इफ़ वी एस इंक्रीज़ होगा, ये चीज़ बढ़ रही है तो फिर उतनी ये कम होगी, तो फिर ही ये कांस्टेंट रह सकता है ना प्रोडक्ट। तो वी एस के इंक्रीज़ होने से आई एस डिक्रीजेज, बाय इंक्रीजिंग वी एस आई एस इंक्रीजिंग। फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ़ वी एस इंक्रीजेज आई एस डिक्रीजेज, यानी करंट अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होती है तो करंट आई एस जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल which is used for the electrical power network, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क होता है कि जहाँ से पावर स्टेशन से पावर दी जाती है हमें और फिर हमारे घरों तक, बाहर तक आती है हमारे, तो वहाँ यही प्रिंसिपल यूज़ होता है कि करंट कम हो जाता है, सेकेंडरी यानी वोल्टेज इंक्रीज़ होती है, तो वे ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज एंड रिड्यूसेस द करंट, तो सो इट कैन बी transmitted over long distances without much power loss, यानी इस तरीके से यानी क्या है, करंट रिड्यूस कर दिया जाता है वहाँ पावर स्टेशन में। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो थोड़ी यानी जब करंट जो उनको पावर दी जाती है उसको स्टेप अप करते हैं, उसको वो जो है वोल्टेज दी जाती है उसको स्टेप अप करते हैं वो ट्रांसफार्मर, और इसके साथ साथ करंट रिड्यूस हो जाता है, यानी वोल्टेज बढ़ती है, करंट रिड्यूस होता है, तो इस तरीके से पावर आगे सप्लाई की जाती है पावर लाइन में। तो इस तरह पावर लॉस जो है वो यानी पावर लॉस जो है ना वो कम होता है इस तरह से। इट रिक्वायर्स तो हाउ टू रिड्यूस पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन के दौरान पावर लॉस कैसे कम किया जा सकता है। When current passes from up through a resistance, जब करंट किसी रेजिस्टेंस में से गुजरता है तो पावर ड्रॉप होता है ना, पावर लॉस होता है, देन द पावर लूजेज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट्स, यानी उसमें वो रेजिस्टेंस वायर को क्या करता है, हीटअप कर देता है,
तो उसमें क्या होता है कि पावर लॉस होता है। वो पावर लॉस किसके इक्वल होता है? थ्रू व्हेन करंट मूव्स थ्रू अ रेजिस्टेंस, जब किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास करता है रेजिस्टेंस के क्रॉस, पावर लॉस किसके बराबर होता है? हमने ये ना सेकेंड आई थिंक 14th चैप्टर में किया था। पावर लॉस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है वो, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर लॉस कैन बी डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ये पावर लॉस रेजिस्टेंसेस के वायर्स के क्रॉस जब वो करंट मूव करता है, पावर हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक पावर, तो मोटी मोटी वायर्स के क्रॉस ही आती है ना। तो इसको उस वक्त उन वायर्स के क्रॉस जो यानी वो रेजिस्टेंसेस वाली वायर्स होती हैं, तो उनके क्रॉस जो पावर लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। तो इस पावर लॉस को कैसे कम किया जा सकता है? बाय रिड्यूसिंग, अब करंट तो कम नहीं किया जा सकता, बाय रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस आर, यानी आर की वैल्यू उन वायर्स की रेजिस्टेंस कम करके, उनकी रेजिस्टेंस कम करके उनके क्रॉस पावर लॉस जो है वो कम किया जा सकता है। आर डिक्रीज करने से ये टोटल फैक्टर पावर लॉस जो है ना वो भी डिक्रीज होगा। तो देन द power loss can be decreased by decreasing the value of resistance. So it requires a thick copper wire which is not economical, यानी इसके लिए तो फिर हमें एक थिक यानी मोटी रेजिस्टेंस, ज़ाहिर है मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होती है और इसके अलावा कॉपर जो मेटल है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसमें फिर आम वायर की जगह हम क्या करें? कॉपर वायर यूज़ करें और उसकी तो और थिक वायर हो वो, तो लेकिन ये इकोनॉमिक नहीं होगा। ज़ाहिर है कि इतनी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कॉपर वायर का यूज़ तो बहुत इम्पॉसिबल है ना, वो इतनी वो इकोनॉमिक नहीं होता, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। कॉपर जो है वेरी प्रीशियस मेटल है, तो वो इस तरह उसकी वायर लगाना जो है ना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर क्या किया जा सकता है? दूसरी तरीके से पावर किस तरह लॉस हो सकता है, पावर लॉस कम किस तरह हो सकता है? करंट को रिड्यूस किया जाए, यानी आई को रिड्यूस किया जाए। आर तो रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इतना मतलब वो पॉसिबल नहीं होता। तो क्या किया जाता है? आर को यानी इसके लिए या तो मतलब पावर लॉस को कम करने के लिए, आई स्क्वायर आर को कम करने के लिए, या तो रेजिस्टेंस वायर की कम हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थिक यानी मोटी वायर यूज़ करनी पड़ेगी ऑफ कॉपर की। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो लेकिन इट इज़ वेरी प्रीशियस विच इज़ नॉट यानी इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो इट कैन बी अचीव्ड बाय रेड्यूसिंग करंट, यानी ये पर्पस किस तरह अचीव किया जा सकता है? इस टोटल फैक्टर को आई को कम करके, आई को रिड्यूस करके, यानी करंट को रिड्यूस करके हम पावर लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन पावर जनरेटिंग स्टेशंस, यानी जहाँ पावर स्टेशंस में, बिजली घर में जहाँ पावर जनरेट होती है, वहाँ क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू स्टेप अप द वोल्टेज अप टू सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स, यानी वहाँ क्या होता है? वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं कि वोल्टेज दी कम जाती है, लेकिन वो क्या है कि वो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 1000 वोल्ट्स तक बढ़ा कर देते हैं, यानी स्टेप अप करके देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं पावर स्टेशन में, जो है वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स यूज़ हो रहे होते हैं। वो क्या करते हैं? जो इनपुट वोल्टेज वहाँ जो उनको वोल्टेज दी जाती है उसको 1000 टाइम्स बढ़ा कर देते हैं, यानी उसको स्टेप अप करके देंगे। बट सेवरल यानी 1000 तक बढ़ा के देखते हैं। एंड बाय डिक्रीजिंग, वो ऐसा पॉसिबल कैसे होता है कि वो जब वोल्टेज सेकेंड यानी वी बढ़ती है तो आई एस जो है ना वो कम हो जाता है, यानी तो वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं 1000 वोल्ट्स तक, लेकिन क्या होता है इसके साथ? एंड बाय डिक्रीजिंग करंट, लेकिन करंट को डिक्रीज करते हैं। जो उनको इनपुट वोल्टेज दी जाती है उसके अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो करता है उसको सेकेंडरी के थ्रू वो पावर यानी वोल्टेज बढ़ जाती है वही वोल्टेज, लेकिन करंट रिड्यूस होता है। उसमें करंट को कम करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से पावर लॉस जो है ना, करंट कम हो जाता है तो पावर लॉसेस भी कम हो जाते हैं। एंड पावर इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट मच पावर लॉस, यानी ज़्यादा पावर लॉस के बगैर ही पावर आगे ट्रांसमिट की जाती है अलॉन्ग द लाइन। जो है वो करंट जब मूव करता है तो पावर लॉसेस कम होते हैं, चूँकि आई की वैल्यू कम होती है, करंट की वैल्यू कम होती है। बट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू डिक्रीज द वोल्टेज अप टू
safe value at the end of the line before use of a operation of रेडियो ट्रांसमिटेड और रिंगिंग बेल एक्स्ट्रा वगैरह, जो यानी क्या होता है कि बिफोर यानी कंज्यूमर के हमारे यूज़ से पहले, यानी ये जो है वीएस वोल्टेज जो है वीएस में चेंज कर दिया, वीपी को इस ट्रांसफार्मर ने वीएस में चेंज कर दिया, यानी हाई वोल्टेज में चेंज कर दिया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है लेकिन करंट कम होता है अलॉन्ग द ट्रांसमिटिंग लाइन, यानी ये लॉन्ग लाइन होती है ना, उसके अलॉन्ग ये जो बिजली की वायर्स आपको बड़ी वायर्स नज़र आती है ना, उनमें क्या होता है, करंट कम होता है, ये जो है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है उनके एंड्स के अक्रॉस, तो जिसकी वजह से यानी पावर लॉसेस कम होते हैं। तो आगे क्या होता है कि जहाँ लाइन एंड होती है, जहाँ लाइन का एंड होता है वहाँ क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहाँ भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो इस सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को यानी उनको ये वाला सेकेंडरी के क्रॉस जो पावर स्टेशन से की आउट वाले ट्रांसफार्मर की आउटपुट थी और लाइन के अलॉन्ग ट्रांसमिट हुई, वो एट द एंड ऑफ द लाइन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉयल जो है वो ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉयल जो है वो कम होते हैं। तो वो प्राइमरी को यानी प्राइमरी के टर्न्स अगर ज़्यादा होंगे तो इसको ज़्यादा वोल्टेज, प्राइमरी के क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी इसको ये ज़्यादा ट्रांसमिट, यानी वो जो पहले वाले ट्रांसफार्मर की आउटपुट थी लाइन के लॉन्ग ट्रैवल किया आउटपुट वोल्टेज, वो इसको सप्लाई की गई एज अ इनपुट, ये जो सेकंड जो लाइन के एंड पे ट्रांसफार्मर लगा होगा उसको, तो उसने वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो इस इनपुट को रिड्यूस करके देगा, यानी इसको टू आ सेफ वैल्यू, यानी जो हमें चाहिए होती है सेफ वैल्यू, यानी जितनी ज़रूरत होती है उतनी वोल्टेज में करके कन्वर्ट करके फिर हमें देता है। यानी हमारे घरों में तो आमतौर पर 220 वोल्ट्स ही आ रही होती है ना, यूज़ करते हैं ना 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बट यानी क्या होता है कि वो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ना इसको रिड्यूस करता है सेफ वैल्यू तक एट द एंड ऑफ द लाइन। तो बिफोर यूज़ ऑफ अ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के यूज़ करने से पहले इसको स्टेप डाउन कर दिया जाता है इस पोटेंशियल डिफरेंस को। वाइल इन हाउस, यानी हाउस में क्या लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ भी लगे होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू चेंज द 220 वोल्ट्स इनटू टू 9 वोल्ट्स, और फॉर रिंगिंग बेल में 12 वोल्ट्स चाहिए होते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे में उनमें 9 वोल्ट्स चाहिए होते हैं, कईयों में 220 ही चाहिए होती हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह में 220 वोल्ट्स ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो वहाँ भी हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहे थे। आपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर देखा होगा ना ट्रांसफार्मर, एक छोटा सा जो स्टेबलाइज़र जिसको बोलते हैं, वो उसमें भी ट्रांसफार्मर ही यूज़ होता है। तो वो क्या करता है कि वो पीछे से अगर हाई वोल्टेज आ रही है तो उसको एक रिक्वायर्ड वोल्टेज यानी एक ख़ास वैल्यू जितनी उसको चाहिए होती है वो स्टेबल करके, यानी उसको उतनी में चेंज करता है, यानी जितनी रेफ्रिजरेटर को वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए